मेरा नाम काव्या है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ, जहाँ रोज़ रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक सच। ये रात एक डरावनी रात थी, जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं गई थी क्योंकि मेरा वार्षिक परीक्षा चल रहा था। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे पास यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, तो उसे बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लिए और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरी है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, वरना वह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से इसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उसे उजड़े हुए हालत में बेचारी बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी ख़राब हालत उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं इसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैंने चौंक कर इसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह खुद घर के अंदर भागकर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। वह कहने लगी, अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप जाऊं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? वह कहने लगी, कृपा करके भगवान के लिए अभी मुझे छुपा दो, कहीं मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खा कर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा से नहीं आई हूँ और न ही पहुँचाऊँगी। मेरा विश्वास करो। उसकी वक्त बाहर से माइक के जरिए ऐलान हुआ कि एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वह खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो, मुझे जल्दी से छुपाओ, वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी। उसके बाद सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी ही छुपाओगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक यही है कि तुम पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय पर उसे औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसको कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में सोने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं, मगर अगले क्षण वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद कर नीचे चली आई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुस गए। मैं वहां मेरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी। तुमने किसी को देखा है या नहीं? किसी को अपने घर में जगह दी है? तो मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप किसी की तलाश कर रहे हैं क्या? पुलिस वाले नीचे से तलाश लेकर ऊपर छत पर आ गए।
तो मेरी तो जान ही निकल गई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इनको पता ना चल जाए कि वह औरत कहाँ है। मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले गए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी, वह इस घर में भी नहीं है। मेरा ख्याल है इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वह सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने चैन की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चला कि वह मुंबई जैसी इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वह कांप रही थी। अगर मैं 5 मिनट और वहाँ न जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसको नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदल कर वह रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब अगर इसकी मदद कर ही रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। ना जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात करने की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यही कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? मैंने पूछा, आपकी मुझे की तरह क्यों भाग रहे हो? तो वह कहने लगी, बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपकी भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ सब आपसे इस बारे में भी पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई में एक जेल में जेलर के लिए आवेदन किया है। तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ की हालत क्या है। वह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक हो रहा है तो सुनो। मेरा नाम काव्या है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी बचपन से ही अपने सच्ची और ईमानदारी का सबक सिखाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमें वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्हें कभी भी 1 रुपए की भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए थे और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किलों से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए ज़िंदगी के हालात से तंग आकर मैं भी कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्हें किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के है, इतना आराम है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घर रोज़ाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी रोटी और सब्जी। और हम लोग त्योहार पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। हमने तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग सरकारी स्कूलों में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी मुस्कुराकर कहते हैं, बिटिया रानी, तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर लग जाऊंगी? और कहीं पिताजी, आप भी किस ज़माने में जी रहे हैं? मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं। पिताजी ने गुस्से से कहा, ना रिश्वत और ना ही सिफारिश, कभी भी ज़िंदगी में 2 चीज़ों की तरफ झुकने की भी सोचना भी मत। मेरे पिता का तो वह हाल था कि वह ईमानदारी और फ़र्ज़ पर जान भी दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई थी और बड़े भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गए। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई जेल का जेलर बनना है। वह इसके लिए मैं भी जान से
टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट दे भी दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर सेलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई। मेरा सपना पूरा हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में बहुत से तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएगी, बस ध्यान रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैद थी। शुरू के दिन और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। काव्या यहाँ तक कि कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उसका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यह इस तरह खो गई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यह सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। मैंने बेचैनी से कहा, काव्या फिर क्या हुआ, आगे बताओ ना। वह सांस लेकर दोबारा शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वह औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज़ सवेरे 5 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता है। कुछ औरतें चक्की बेचती है, कुछ सिलाई करती है और जो नौजवान लड़कियां थीं उनको पढ़ाया जाता था ताकि वहां से निकले तो कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबता और जब रात होने को आती उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लगता गया कि किस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जेल उससे कई ज़्यादा खतरनाक होती है। औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी उनको अलग जेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। जैसे इन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदार का पाठ पढ़कर आती थी। सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों से भी खूब काम करवाती थी। मैं अपनी नरम दिल की वजह से औरतों में बहुत मशहूर हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे पसंद करने लगी थी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी थी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो लड़की वहाँ थी वह तो कुछ नहीं करती थी, बस रोब जमाती थी और बिना किसी वजह के जिसको मर्जी मार पीट लेती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को कहा था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि महिला कांस्टेबल ने आज किसी बिना वजह ही थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का फ़ायदा उठाने के लिए किसने सिखाया। मैंने एक हफ्ते उसका निलंबित करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था। मैंने औरतों को अलग तरीके से रोज़गार सिखाना शुरू कर दिया। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल में अपने काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया था। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया और खूब सारी तारीफ हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक नीचे अफसर मनीष का रिश्ता आया, जैसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल मेरे पिताजी के जैसे थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर उसका वक्त आता है जब वह ज़्यादा ही सुख की ज़िंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन दिनों जेल के बाहर से देसी घी के भरे हुए डब्बे अंदर जाने लगे। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस तरह की चीज़ें बेचते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना घी के डब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे यह बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज़ देसी घी के डब्बे किसके पास आते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वह होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हो ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहे। मैंने भी उस औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को सस्पेंड किया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डब्बे खुलवाए और अच्छे से डब्बे की तलाशी ली। उन डब्बों में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उसे कहा, मुझे अंदर मालूम करके बताओ, यह देसी घी के डब्बे आखिर को आते किसके लिए हैं और कौन उन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादा दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और
जेलर ड्यूटी पर आती थी। दिन के वक्त तो किसी की ज़रूरत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने जासूसी का काम पर लगा दिया। मैंने बीच में रोकते हुए पूछा, काव्या, क्या आपको देसी घी के डब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर काव्या ने हाँ में जवाब दिया। और हाँ, रोजाना ही कई डब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे और मेरे लिए ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। मेरी जासूस ने मुझे सीधे शब्दों में आकर जो खबर मुझे सुनाई, वह सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज़ रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके ऑफिस की भी 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा, मुझे इन औरतों के नाम बताओ जो रोज़ाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती है। जासूस ने जिनका नाम बताया, उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो वह काफ़ी सेहतमंद लग रही थी। ये जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, यह सारा कमाल देसी घी का है। यह इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैंने नज़रअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए था। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बन कर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहाँ रात को जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वह कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे जो करना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वह कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहला चौंका देने वाली बात तो यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या ज़रूरत थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल की आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने 2-3 दिन यही दिनचर्या देखी, लेकिन इसके अलावा कोई और बात मेरी गिरफ्त में न आ सकी। मैं कुछ भी पूछूं, इन्हें मोहताज होने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी। कभी तो वह मौका आएगा ही, कोई और सबूत मिलेगा, और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे मैंने अपना सर मेज़ पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली कि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा दी है उसने असर दिखाया है। मैडम सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करे। कुछ ही देर में मैं वहाँ से चली गई। मैंने हैरान से सोचा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर नहीं थी, और मेरी नाक के पीछे सब कुछ हो रहा है। इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि जो भी हो रहा है इसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर। उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहा था। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वही सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के जेल की तरफ में गई ताकि कोई बात इनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहाँ सब ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा इंसान कौन था जिससे वह बात कर रही थी। उसके बाद हम रात को दोबारा ड्यूटी पर जाते हुए मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वह पी नहीं। पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप रखकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ अंधेरे एक कमरे में वे औरतें रहती थी जो रोज़ देसी घी खाती थी, लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई और मैंने कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था।
मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वे औरतें सुरंग खोद रही थी। उन्हें अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों से या महीनों से यह काम किए जा रही थी। वे औरतें कत्ल के जुर्म में यहाँ जेल में लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। वह दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम में मेरा पूरा ऑफिस भी शामिल था। कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक गया। इसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी टॉर्च ऑन करके वह उनके सर पर खड़ी थी। वह सुरंग खोदती थी, इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह देसी घी खाकर रोजाना की 3-4 घंटे में सुरंग खोदने पर लगा देती थी। वह खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल से पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? मैंने तुम्हें किसी से बात करते सुना था। वह कौन था? वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं हाई कमीशन से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा मैं खुद को जेल के ही एक कमरे में कैद हूँ। मुझे याद आया कि मैं फ़ोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वह लेडी कांस्टेबल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार किया होगा। मैं होश में आई। मैंने तो देखा कि वह अकेली नहीं थी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी, वह साथी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी। लेकिन इसके साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वह रात की शिफ्ट वाले जेलर थी। मुझे तो लगता जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी। कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। यही दोनों की मदद से वह कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए थे। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला इस तरह भी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक करके आता था, वह देसी घी में खास स्टेरॉइड शामिल करता था, जिससे रोज़ाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती थी। यह कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के वक्त इस जेलर की मौजूदगी में निहायत चोरी छुपके होता था। इस जेलर ने ये सारी बात मुझे खुद अपने मुँह से बताई। उसने अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किए, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने मुझे मेरे ही दफ्तर में कैद किया है। वहाँ तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको इसी कमरे में ले आती थी और इसका बयान इसी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम करता था। उसने मेरी तरफ से अदालत को आधिकारिक तौर पर छुट्टी का खत और पोस्ट कर दिया था कि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को खटके नहीं। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर अदालत को भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लग गए। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वह मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं इस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई और तब से वहाँ मेरे पीछे लगी हुई है ताकि मुझे पकड़ सके। ये थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनाने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकिचाते हुए काव्या से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर काव्या कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वह खुफिया कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातें रिकॉर्ड है, मगर यही मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती थी और किसी भी तरह से मुझे कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। काव्या मुझे चकित होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है आपकी नौकरी से को भी निकाल दिया गया है, तभी तो दूसरे जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। अप्लाई किया हुआ है और अब टेस्ट देने जाना है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जनरल काव्या को कहा कि मेरे सब घर वाले नासिक की शादी में गए हैं, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे यह सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। काव्या एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया और
विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर सेलेक्ट हो जाऊं। मेरा मकसद काव्या की बेगुनाही साबित करना था। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे काव्या ने करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले ही दिन देख लिया था कि वह कौन औरत थी जो सुरंग खोदती थी और देसी घी हजम करती थी। उसे देखकर अंदाज़ा हुआ कि इनका काम अभी भी जारी था। मैंने चुप रहकर बड़े अधिकारियों को पत्थर लिखा और बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वहां कैमरा के सबूत के तौर पर साथ भेज दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था। इसका मुझे काव्या ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के में छापा पड़ गया, जहां सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाले जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। ये सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे ही दिन किया था, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि सच सामने लाया जाए और जेलर काव्या की बेगुनाही साबित हो गई और उसकी पोस्ट दोबारा दे दी गई। मुंबई जेल की रात की ड्यूटी की पोस्ट जेलर काव्या को दे दी गई और दिन की ड्यूटी की मुझे दी गई। जेलर काव्या ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी बहुत मदद की। और अब मेरी जेलर काव्या के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।